हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने देखा था वेक्टर स्पेस एंड उसके कुछ एग्जांपल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सब स्पेस एंड उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो, सब स्पेस पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि सब फील्ड क्या होता है। हमने फील्ड पढ़ा। फील्ड क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और जिसके हर नॉन जीरो एलिमेंट कैसे हो? यूनिट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड। तो देखो, सब फील्ड की डेफिनेशन क्या है कि इफ एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड। एफ प्लस डॉट क्या है? फील्ड है। और के नॉन एम्प्टी सबसेट है एफ का। के इज अ सबसेट ऑफ एफ, देन के इज कॉल्ड सबफील्ड ऑफ एफ if k plus dot is a field and denoted as k is a subfield of f। जैसे ग्रुप पढ़ा, सब ग्रुप उसका होता था। रिंग पढ़ी तो उसका सब रिंग होता था। फील्ड है तो उसका सब फील्ड होगा। तो उन सब में देखो, जो हमने पहले पढ़ा सेम डिफिनेशन यहाँ पे भी आ रही है ना, कि उसी का सबसेट, जो सेट है हम उसका सबसेट लेते हैं। अगर वो सबसेट अपने पेरेंट सेट का ऑपरेशन के साथ वो सबसेट अगर फील्ड बना देता है या ग्रुप बना देता है या रिंग बना देता है, तो वो क्या हो जाता है? सब ग्रुप, सब रिंग या सब फील्ड। तो ये वही बोल रहा है कि अगर एफ प्लस डॉट फील्ड है तो के क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है एफ का। अगर वो फील्ड के जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन के साथ के प्लस डॉट फील्ड होने की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, तो के प्लस डॉट भी फील्ड हो जाएगा। और उसे हम क्या बोलेंगे? सब फील्ड, एफ का सब फील्ड। एग्जाम्पल के लिए देख लो। एग्जाम्पल, क्यू सब फील्ड है क्यू रूट टू का, और क्यू रूट टू सब फील्ड है आर का। आर किसका सब फील्ड है? आर सी का सब फील्ड है। जब फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि आर और सी के बीच में कोई भी फील्ड नहीं आता। जैसे क्यू और आर के बीच में क्यू रूट टू आ रहा है ना, वैसे आर और सी के बीच में कोई सब फील्ड नहीं आता। ठीक है, तो आर सी का सब फील्ड है। नेक्स्ट देखो, इफ वी एफ प्लस डॉट is a vector space and K is subfield of F, then VK plus dot is also वेक्टर स्पेस। कि अगर वी एफ वेक्टर स्पेस है और के एफ का सबफील्ड है, तो के तो फील्ड होने की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना, के भी फील्ड है, तो वी के भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना था? सब स्पेस। तो देखो, सब स्पेस क्या होता है? लेट वी एफ प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस एंड W क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। W क्या है? सबसेट है V का, है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। देन W is said to be subspace of V if WF प्लस डॉट ये क्या बना ले? वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। We denote it as W is सब स्पेस ऑफ V। अब देखो, सब ग्रुप के लिए भी हम लोग यही नोटेशन यूज करते हैं, सब रिंग के लिए भी यही नोटेशन यूज करते हैं, सब स्पेस के लिए भी और सब फील्ड के लिए भी सेम नोटेशन यूज करते हैं। और देखो, डेफिनेशन भी सबकी सेम है ना, कि हमारे पास जो
पेरेंट सेट है, जो स्पेस है, फील्ड है या कुछ भी है, उसका हम सबसेट ले रहे हैं, अगर वो सेम ऑपरेशन पर रिंग, फील्ड, ग्रुप या स्पेस बना लेता है तो उसे हम सब स्पेस बोल देते हैं, है ना। तो सेम डेफिनेशन है कि वी एफ प्लस अगर वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू सब सेट है वी का, नॉन एम्प्टी, तो डब्ल्यू को हम सब स्पेस कह देंगे वी का, अगर डब्ल्यू एफ क्या हो जाए, वो भी वेक्टर स्पेस बना ले। क्लियर। डब्ल्यू के पास ऑलवेज जीरो वेक्टर होगा और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल और जीरो स्पेस। डब्ल्यू इक्वल टू अगर जीरो है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल या जीरो स्पेस। एंड डब्ल्यू इक्वल टू अगर वी हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर। डब्ल्यू इक्वल टू वी आर ऑलवेज सब स्पेस ऑफ वी। किसी वेक्टर स्पेस के पास दो सब स्पेस तो होंगे, जीरो एंड खुद वो वेक्टर स्पेस भी सब स्पेस होता है ना। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखो इसका, क्यू क्यूब ओवर क्यू सब स्पेस है आर क्यूब ओवर आर का, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो फील्ड डिफरेंट है, सब स्पेस होने के लिए फील्ड सेम होना चाहिए, ऑपरेशन सेम होना चाहिए, पर यहाँ देखो फील्ड तो डिफरेंट है, तो ये तो सब स्पेस नहीं होगा, है ना। फील्ड आर नॉट सेम। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, क्यू क्यूब ओवर आर इज सब स्पेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर। तो यहाँ देखो फील्ड तो सेम है, लेकिन क्या ये वेक्टर स्पेस है, नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्योंकि क्यू, क्योंकि आर क्यू का सबस्पेस सबसेट नहीं होता, क्यू आर का सबसेट होता है बट आर क्यू का सबसेट नहीं होता, तो ये तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। थर्ड एग्जांपल देखो, क्यू क्यू ओवर क्यू इज सब स्पेस ऑफ आर क्यू ओवर क्यू, तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है, और दोनों का फील्ड भी सेम है, और क्यू क्यूब आर क्यूब का सब स्पेस भी है ना, तो ये बन जाएगा। तो देखो W सब स्पेस है या नहीं है V का, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेंथ W नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, देन W सब स्पेस है या नहीं V का, उसे चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि देन W इज सब स्पेस ऑफ V if and only if first x plus y बिलोंग करना चाहिए W में, फॉर ऑल x y belongs to W। अगर हम एक्स वाई ले रहे हैं W से तो उनका एडिशन भी W में जाना चाहिए, और अगर हम उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, अल्फा इंटू एक्स बिलोंग करना चाहिए W से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, दैट इज अल्फा x प्लस y अगर W में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W, तो हम क्या कहेंगे कि W सब स्पेस है V का। क्लियर, कि अगर अल्फा x प्लस वाई बिलोंग कर जाए W में तो हम कहेंगे कि W सब स्पेस है V का। एग्जाम्पल देखो, V है अगर आर क्यू एंड W है एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक्स वाई जेड कैसे है, सच डेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एंड एक्स वाई जेड कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि W सब स्पेस है या नहीं,
तो देखो 0 0 0 0 वेक्टर तो बिलोंग कर रहा है W से, इसका मतलब W एम्प्टी नहीं है। क्लियर? क्योंकि एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रखोगे तो उनको ऐड करने पर तो 0 ही आएगा, तो 0 तो बिलोंग कर रहा है, तो W नॉन एम्प्टी है। अब दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग W से, एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ले लिए W से। देन एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इनका एडिशन भी W में बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या आएगा? इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश। तो हमें क्या दिखाना है? हमें क्या कंडीशन गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए और x प्लस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो x प्लस एक्स, ये या एडिशन के बाद ये यहाँ पर x हो गया और ये y हो गया, तो x प्लस एक्स डैश प्लस वाई प्लस वाई डैश, ये क्या आना चाहिए? 0 के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश। तो x प्लस वाई क्या है? 0, तो ये 0 और x डैश प्लस वाई डैश क्या हो जाएगा? ये भी 0, क्योंकि x प्लस वाई 0 है तो x डैश प्लस वाई डैश भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अगेन x प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया था ना W में, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स डैश प्लस जेड प्लस जेड डैश। इसको हम कैसे लिखेंगे? x प्लस जेड प्लस एक्स डैश प्लस जेड डैश। तो ये भी किसके इक्वल था? 0 और ये भी 0 के, तो ये भी क्या आ गया? 0। अब हमें करना है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एडिशन वाला तो सेटिस्फाई कर गया। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे? अल्फा एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। और कंडीशन क्या दी हुई है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जाने वाला है? 0। सिमिलरली अगर हम करें अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड, दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस जेड, और ये क्या है? इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो देखो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाई कर गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि W इज वेक्टर स्पेस, W वेक्टर स्पेस है। क्लियर है? तो देखो अब हमें क्या दिखाना है कि W सब स्पेस होगा, है ना? तो हमारे पास क्या था? एक्स वाई जेड, और कंडीशन क्या थी कि x प्लस वाई 0 है और x प्लस जेड क्या है? 0 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स एंड z इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से W में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? W में आ जाएगा x माइनस एक्स, वाई किसके इक्वल है? माइनस एक्स के, तो हम y की जगह पर माइनस एक्स लिख सकते हैं, और z की जगह पर भी माइनस एक्स लिख सकते हैं। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? R से, तो W क्या आ गया? x माइनस एक्स, है ना? तो दिखाना है हमें क्या कि ये जो W है ये सब स्पेस है। क्लियर? तो ये एक एलिमेंट है, ऐसा ही एक और एलिमेंट हमें लेना होगा W से। तो देखो ले लेते हैं x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये W में बिलोंग कर रहा है। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? x माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स, है ना? तो देखो ये भी बिलोंग कर रहा है W से, क्योंकि देखो तुम अल्फा इंटू माइनस एक्स लिखो चाहे
माइनस अल्फा एक्स लिखो, चाहे माइनस अल्फा इंटू एक्स लिखो। हमने पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है। तो यहां से क्या आ गया, डब्ल्यू इज सब स्पेस, कि डब्ल्यू हमारा सब स्पेस है। क्लियर। तो देखो सब स्पेस चेक करना सीख गए। हमें क्या करना है, डब्ल्यू से दो एलिमेंट लेना है, उनको ऐड करना है। अगर उनका एडिशन डब्ल्यू में जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वेक्टर एडिशन सेटिस्फाइड है। अगर स्केलर ले रहे हैं हम कहाँ से, एफ से, और उस स्केलर का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं डब्ल्यू के एलिमेंट से, अगर वो भी डब्ल्यू में जा रहा है तो हम बोलेंगे कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाइड। और सबसे पहले हमें क्या देखना है सब स्पेस चेक करने के लिए, कि जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जब चेक करने जाओगे तो पता चलेगा 90% क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाएंगे कि जीरो वेक्टर बिलोंग ही नहीं करता डब्ल्यू से, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जीरो बिलोंग कर रहा है या नहीं। जीरो बिलोंग कर रहा है तब हम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि डब्ल्यू सब स्पेस हो गया। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ R2 ओवर R। ये देखते हैं R2 ओवर R पे कौन सा सब स्पेस है। तो फर्स्ट देखो W1 XY बिलोंग कर रहा है R2 से, और कैसा है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर कैसा हो सकता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज, एंड वाई स्क्वायर भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा नंबर हो सकता है आर में, जीरो के अलावा तो और कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स को तुम कोई भी नंबर लोगे आर से तो उसमें वाई भले जीरो ले भी लो तो भी ये जीरो तो नहीं होने वाला। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, कौन सा, जीरो। दैट इज इसमें जीरो 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 वेक्टर है, और ये जीरो वेक्टर स्पेस भी है, कि जीरो के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। क्लियर। तो ये कैसा स्पेस हो जाएगा, जीरो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो W2 इक्वल टू एक्स वाई belongs to R2 such that x square plus y square equal to 1। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, सर्कल, और उसमें कौन से पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, बाउंड्री के पॉइंट है, जीरो तो है ही नहीं। जीरो डजेंट बिलोंग्स टू W2। सबसे पहले सब स्पेस चेक करने के लिए जीरो देखना कि जीरो बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएंगे। तो जीरो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये सब स्पेस नहीं बनेगा। फिर भी देख लो, अगर 1 0 हम यहाँ से लें, यहाँ पे 1 0 है ना, 1 0, और यहाँ पे क्या है, 0 1। अगर हम 1 0 लें जो W2 से बिलोंग कर रहा है, एंड दूसरा ले लें 0 1, ये भी W2 से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसमें वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 1। तो देखो 1 1 लोगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा 1 1, है ना। लेकिन 1 1 तो W2 से बिलोंग कर नहीं रहा, तो एडिशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, W2 इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, W2 वेक्टर स्पेस नहीं है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल लो, W3 इक्वल टू xy belongs to R2 such that x squared plus y squared is less than equal to 1। तो देखो अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पूरा पॉइंट आ जाएगा ना सर्कल का, है ना। तो देखो
यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो वेक्टर तो बिलोंग कर रहा है, जीरो बिलोंग्स टू W3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेम अगर हम वापस से वही पॉइंट ले लेंगे, 10 बिलोंग्स टू W3 एंड 01 बिलोंग्स टू W3, ये है 10 और ये क्या है 01, है ना। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 विच डज नॉट बिलोंग्स टू W3। तो यहाँ से क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। क्लियर। सो हम क्या बोलेंगे, नॉट अ वेक्टर स्पेस, दिस imply W3 is not a subspace। नेक्स्ट देखो, W4 इक्वल टू XY belongs to R2 such that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा ग्राफिकली, यूनिट सर्कल से बाहर वाले सारे पॉइंट्स, है ना, यूनिट सर्कल से बाहर वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। तो देखो, और जीरो कहाँ है, जीरो वेक्टर यहाँ है, तो इसमें तो जीरो वेक्टर ही बिलोंग नहीं कर रहा, जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W4। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सब स्पेस, है ना। क्लियर। फिफ्थ देखो क्या बोल रहे हैं, W5 इक्वल टू XY belongs to R2 such that x square minus y square equal to 0। देखो इसमें जीरो फैक्टर तो बिलोंग कर रहा है, अगर x ले लो जीरो, y ले लो जीरो, तो जीरो इसका स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 0, या वन ले लें तो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो, वन और वन तो बिलोंग कर रहा है W5 से, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर 0 हो जाएगा। लेकिन वन और माइनस वन भी तो बिलोंग कर रहा है, वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वन माइनस वन इक्वल टू 0। तो वन और माइनस वन भी बिलोंग कर रहा है W5 से, लेकिन इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 and 0। तो 2 and 0, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 - 0, बट 4 - 0 तो 0 नहीं होता, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना W5 से, तो वेक्टर एडिशन फेल हो गया। तो वेक्टर एडिशन फेल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो W5 इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्लियर। सिक्स एग्जाम्पल देखो, W6 इक्वल टू XY belongs to R2 such that x minus y equal to 0। तो देखो ये कौन सी इक्वेशन है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू x लिख सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है लाइन पासिंग थ्रू origin। ये वाली लाइन है ना, ये लाइन पासिंग थ्रू origin, है ना। तो देखो याद रखना कि लाइन पासिंग थ्रू origin ऑलवेज सब स्पेस बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑलवेज सब स्पेस। इसमें जीरो वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है ना, इसका कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, W7, इसमें क्या है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर से, और इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, 0। तो एक्स और वाई दोनों को हम लोग 0 0 ले लें तो वो 0 हो जाएगा।
तो 0 वेक्टर तो बिलोंग कर रहा है W7 से। क्लियर? 1 इंटू 0 ले लें, ये भी W7 से बिलोंग कर रहा है, और 0 इंटू 1 ले लें, ये भी W7 से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 और 1 1। 1 इंटू 1 करोगे तो 0 तो नहीं हो रहा, 1 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा ना W7 से। तो फिर से क्या हो गया? वेक्टर एडिशन फेल हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी fails. This imply W7 is not a subspace. तो एक्स वाई इक्वल टू 0 सब स्पेस नहीं है, राइट? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W8 इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये फिर से किसकी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? ये क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा y प्लस एक्स इक्वल टू 0 का। तो ये भी क्या हो जाती है? ऑलवेज सब स्पेस। देख लो इसके लिए, अगर हम 1 माइनस 1 ले तो ये W8 से बिलोंग कर रहा है, और अगर हम -2 प्लस 2 ले लें, ये भी W8 से बिलोंग कर रहा है, पर इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -1 एंड 1। ये भी W8 से बिलोंग कर रहा है, तो वेक्टर एडिशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम अल्फा ले, अल्फा एक्स माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा एक्स एंड माइनस अल्फा एक्स। क्लियर? डेट इज अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो कोई भी लाइन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो वो ऑलवेज क्या बना देगा? वो सब स्पेस बना देगा, ठीक है? तो W8 इज सब स्पेस। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या था? y इक्वल टू माइनस एक्स आया था ना, तो हमने यहाँ पर y की जगह पर माइनस एक्स लिखा है, ठीक है, और उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया। तो हम y और x को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? हमें 0 मिल रहा है, तो स्केलर वाला भी सेटिस्फाई कर गया ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा W8 सब स्पेस बन जाएगा। क्लियर? अब नाइन्थ एग्जाम्पल देखो, नाइन्थ क्या बोल रहा है? W9 इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that xy is greater equal to 0। xy is greater equal to 0। तो xy कहाँ पर greater equal to 0 होता है? अगर हम xy प्लेन बनाएं तो xy फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना greater equal to 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा greater equal to 0, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? और थर्ड क्वाड्रेंट में भी। क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस। यहाँ पर x और y दोनों माइनस माइनस है, और यहाँ पे प्लस प्लस है। तो एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 0 कब आएगा? जब x या तो x और y दोनों प्लस में हो तब ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, या फिर माइनस एक्स और माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन हो तब ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। तो ये देखो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो हमने पढ़ा था, याद होगा कल के लेक्चर में, कि फर्स्ट यूनियन थर्ड क्वाड्रेंट वेक्टर स्पेस नहीं होता है। तो जब वेक्टर स्पेस नहीं होता है तो सब स्पेस भी नहीं होगा, है ना? तो यहां से क्या आ गया कि फर्स्ट यूनियन थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। दिस इम्प्लाई नॉट अ सब स्पेस। देख लो, अगर हम यहां से कोई एलिमेंट ले लें
0 1, और यहाँ से कोई एलिमेंट ले ले -1 0, इनका अगर हम एडिशन करेंगे 0 1 प्लस -1 0, तो ये क्या आ जाएगा, -1 1 और -1 1, यानी क्या है, x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं होगा ना, -1 1, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -1 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है W9 से, तो यहाँ से क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल. These imply W9 is not a subspace. Clear? Next देखो, example 10. W10 equal to XY belongs to R2 such that X is greater than 0 and Y is greater than 0. यहाँ क्या बोल रहा है कि X भी greater than 0 है and Y भी greater than 0 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, लेकिन देख लो इसमें तो 0 ही नहीं है ना, दोनों क्या इक्वलिटी नहीं है, x भी ग्रेटर देन 0 है एंड y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें तो 0 वेक्टर ही नहीं है, तो ये भी सब स्पेस नहीं बनेगा. 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W10. दिस इम्प्लाई W10 इज नॉट अ सब स्पेस. क्लियर? नेक्स्ट देखो W11, ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट एक्स एंड वाई आर इंटीजर. एक्स एंड वाई क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर में 0 होता है, तो 0 तो बिलोंग कर रहा है. एक्स और वाई कैसा है, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड वाई बिलोंग्स टू जेड, तो देखो 1 2 लेंगे हम, तो ये W11 में बिलोंग करेगा. कोई और इंटीजर भी हम लेंगे, मान लो 3 एंड 5 ले लेते हैं, तो ये भी W11 में बिलोंग करेगा. इनका एडिशन करेंगे तो ये भी W11 में बिलोंग करेगा. तो वेक्टर एडिशन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें हम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अल्फा कहाँ से आता है, एफ से आता है, और एफ क्या है, एफ तो रियल है, तो हम यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, तो मान लो हम ले लेते हैं 1/5 ले लेते हैं. 1/5 का हम लोग 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 एंड 2/5. 1/5 एंड 2/5 ये दोनों तो इंटीजर नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये W11 में बिलोंग नहीं करेगा. तो यहाँ से क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी फेल कर गई, तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई करेंगे कि W11 इज नॉट अ सब स्पेस. क्लियर है? नेक्स्ट देखो 12. W12 XY belongs to R2 such that X Y Y equal to 1. तो देखो एक्स वाई वाई इक्वल टू 1, कोई ऐसे भी तो सोच सकता है कि एक्स बाय वाई इक्वल टू 1 है, तो हम इसको इस y को इधर भेज देंगे और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा, और ये क्या हो गया, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये बन गया सब स्पेस. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब तुम्हारे पास है कि x बाय वाई इक्वल टू 1 है, तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कंडीशन होगी कि y इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और अगर y नॉन जीरो है और इसको किसके इक्वल होना है, 1 के, तो x भी 0 नहीं हो सकता, है ना, x भी तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तो 0 वेक्टर ही नहीं है, y 0 हो नहीं सकता, x 0 बन नहीं सकता, तो 0 वेक्टर तो नहीं है ना इसमें, तो यहाँ से क्या आ गया, 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W12. जब 0 वेक्टर नहीं है तो फर्दर चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि W12 इज नॉट अ सब स्पेस.
तो ये दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि x इक्वल टू वाई कर दिए उसके बाद ये बोल दिए कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो इसको ये सब स्पेस है, नहीं। अगर ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है कि y नॉन जीरो होगा, एंड y नॉन जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, W13 इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट y इक्वल टू 3x। ये है हमारा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू 3x। ये क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये क्या है? W13 इज सब स्पेस ऑफ R2 ओवर R। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 14। ये क्या बोल रहा है? एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट y/3 इक्वल टू x। ये 3 है ना नीचे, इसे हम उधर भेज सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या था? वेरिएबल था, और ये 3 है, ये तो फिक्स है, हम इसे उधर भेज सकते हैं। इससे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। और अभी हमने देखा ये क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा? सब स्पेस W14 इज सब स्पेस। नेक्स्ट देखो 15। W15 यहाँ क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that y equal to 3x plus 1। अब देखो, अगर हम y और x को जीरो ले लें तो ये क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 1। प्रॉब्लम। तो इसका क्या मतलब है? इसके पास जीरो वेक्टर नहीं है ना? जीरो वेक्टर नहीं है W15 में। जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W15, तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। W15 इज नॉट अ सब स्पेस। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत अच्छे से लीनियर अलजेब्रा करेंगे। अब देखो W16, इसमें क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी अगर एक्स वाई जीरो जीरो ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 0 इक्वल टू 1। प्रॉब्लम है ना? तो यहाँ पे भी तो जीरो नहीं आ रहा, जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W7। दिस इम्प्लाई W17 इज नॉट अ सब स्पेस। नेक्स्ट देखो 18। W18 ये क्या आ जाएगा? एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच देन x कोमा वाई बिलोंग्स टू Q। एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं? रेशनल से आ रहे हैं, है ना? तो देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है W18 से, और इसमें अगर हम किसी रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो वो भी बिलोंग कर जाएगा। तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाएगी, लेकिन कौन सी फेल करेगी? सेम पहले जैसे जैसे वहां पे हमने इंटीजर लिया था तो वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन फेल हुआ था ना, तो यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखो क्या आ जाएगा। मान लो हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 का, तो ये क्या हो जाएगा? √2 एंड 2 √2, और ये बिलोंग नहीं कर रहा क्यू से, तो यहाँ से क्या है? नॉट अ सब स्पेस। क्लियर। अब देखो 19। ये क्या बोल रहा है? W19 एक्स वाई बिलोंग टू R2 such that एक्स वाई बिलोंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल से एक्स वाई बिलोंग कर रहा है। तो √2 √5
ये बिलोंग कर गया W19 से। लेकिन अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो √2 एंड √5 है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन हम √2 से करवा दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 एंड √2 इंटू √5, ये आ जाएगा। और ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना W19 से, क्योंकि ये क्या है, ये 2 कहाँ से आ रहा है, रेशनल से आ रहा है। तो यहां से क्या आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। This imply W19 is not a subspace. Clear? अब नेक्स्ट देखो, W20 XY belongs to R2 over R such that X equal to 0. अगर X 0 है तो किसके इक्वल हो जाएगा, W20 Y एक्सिस के। और ये क्या हो जाएगा, फिर से लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस बना लेगा। तो W20 इज सब स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 21, तो ये क्या हो जाएगा, W21। अगर यहाँ पे y एक्सिस बना था तो x एक्सिस भी सब स्पेस बन जाएगा। तो XY बिलोंग्स टू R2 सच दैट y इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल हो गया, x एक्सिस के। तो ये क्या है, लाइन पासिंग थ्रू origin. This imply W21 is a subspace. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो W22, ये क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट वाई क्यूब इक्वल टू एक्स। देखो इसमें जीरो वेक्टर तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये कर क्या है, ये नॉट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, ये लाइन तो नहीं है, इट इज नॉट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो हम अभी किस में देख रहे हैं, 2D में देख रहे हैं। तो 2D में लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है, और कोई भी कर्व वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर हम 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 का क्यूब इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बिलोंग कर रहा है W22 से। अगर हम 8 and 2, ये भी बिलोंग कर रहा है W2 से, है ना। तो क्योंकि अगर x क्या है, अगर x2 है तो y क्या है, क्यूब है इसका, तो 8 और 2 भी W22 को बिलोंग कर रहा है। लेकिन तो यहाँ से क्या गया, 8 and 2 बिलोंग्स टू W22। लेकिन इनका हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 and 3। लेकिन 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब तो 27 होता है, और यहाँ पे क्या आ गया, 9 दैट इज स्क्वायर। तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है W22 से। 3 का क्यूब क्या हो जाता है, 27। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 27 and 3, बट ये क्या है, 9 and 3। तो ये तो बिलोंग नहीं किया ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। सो यहाँ से हम क्या इंप्लाई करेंगे कि W22 इज नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स, which of the following are
सब स्पेस ऑफ आर एक्स। अब बताओ कि ये जो नोटेशन है आर एक्स, ये किसका है? ये कौन सा स्पेस है? पॉलिनोमियल स्पेस, पॉलिनोमियल स्पेस। और पी एक्स कैसे होगा? पी एक्स इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 0 टू एन ए आई एक्स आई। क्लियर? तो देखो इसमें कौन सा सब स्पेस बनेगा? W1 इक्वल टू, अगर हम लेते हैं पी एक्स सच डेट पी जीरो इक्वल टू जीरो। पी जीरो इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? कांस्टेंट टर्म जीरो। मान लो कोई पॉलिनोमियल है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ई एन एक्स एन। तो पी जीरो इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि इन सब में जीरो रखेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो यहाँ जहाँ एक्स है वहां वहां तो जीरो रखने से जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ए जीरो को जीरो होना पड़ेगा। डेट इज कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो। तो ऐसा पॉलिनोमियल का स्पेस जिसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो देखो अगर हम यहाँ से कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं ऐसा जिसका कांस्टेंट टर्म जीरो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ले लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस डी एक्स। ये तो बिलोंग कर गया ना बी में, तो एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर इस पॉलिनोमियल में हम किसी अल्फा से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बी एक्स। और यहाँ पे भी क्या रखोगे? जब रखोगे जीरो तो ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस जीरो जीरो। तो ये भी बिलोंग कर जाएगा वी में, बिलोंग्स टू वी। तो ये क्या हो गया? दिस स्पेस इज सब स्पेस। W1 इज अ सब स्पेस। तो देखो कैसे पॉलिनोमियल का सेट था हमारे पास? ऐसे पॉलिनोमियल का सेट जिसका कांस्टेंट टर्म जीरो हो, तो उनको हम दो पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे जिनका कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो उसके बाद भी उनका कांस्टेंट टर्म तो जीरो ही रहने वाला है। और अगर उसमें हम किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी कांस्टेंट टर्म जीरो ही आने वाला है। तो ये क्या बना लेगा? ये वेक्टर स्पेस बना लेगा। और वेक्टर स्पेस बना लेगा तो हम क्या कहेंगे कि W1 सब स्पेस है। क्लियर? नेक्स्ट देखो 2, W2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस ए सच डेट ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसे पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है P1x इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड P2x इक्वल टू एक्स प्लस बी, इनका एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या था? 1 इंटू एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल चाहिए। और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा ना W2 से। तो यहाँ से आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। दिस इम्प्लाई W2 इज नॉट अ सब स्पेस। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थर्ड W3। इसमें कैसे पॉलिनोमियल है? ए एक्स टाइप के, ठीक है। तो P1 मान लो, P1x क्या हो गया? ए एक्स। और P2x क्या हो गया? बी एक्स। P1x प्लस P2x करोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एक्स। ये तो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा?
अल्फा इंटू p1x दैट इज अल्फा ax, और अल्फा ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आर से, तो ये क्या हो गया? W3 इज सब स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W4, इसमें क्या है? px बिलोंग कर रहा है rx से, और डिग्री क्या है px की? डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 3। अब बताओ जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की 3 तो नहीं होती, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 नहीं होती, इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये जीरो पॉलिनोमियल तो इस W4 में बिलोंग नहीं करेगा, डेट इज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू W4। तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये क्या है? नॉट अ सब स्पेस। फिर देखो W5, px belongs to rx such that degree of p of x is less than equal to 3, है ना? तो इसमें जीरो बिलोंग कर जाएगा, जीरो बिलोंग्स टू W5, और 3 या 3 से लेस देन कोई भी पॉलिनोमियल को ऐड करोगे या उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी वो 3 और 3 डिग्री से लेस देन पॉलिनोमियल ही आने वाला है ना? तो W5 क्या बन जाएगा? सब स्पेस बन जाएगा। W5 इज अ सब स्पेस। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 6, W6 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? px सच डेट px इक्वल टू p ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? px इक्वल टू p ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी जीरो पॉलिनोमियल बिलोंग कर जाएगा, जीरो बिलोंग्स टू W7, क्योंकि जीरो एक्स करो चाहे माइनस एक्स करो वो जीरो ही रहने वाला है। और इसमें कैसे ए आई आएंगे? ए आई इक्वल टू जीरो होंगे किसके लिए? जब आई मेरा क्या होगा? आई इज ऑड। जब आई ऑड होगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे ही पॉलिनोमियल आएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी सब स्पेस बन जाएगा। यानी कि मान लो तुम्हारे पास ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस aq(x³ है, तो इसमें W6 में बिलोंग करने वाला करने के लिए क्या होना पड़ेगा? E1 A3 तो क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ये जब ये वाला पॉलिनोमियल p ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो ये क्या बना देगा? ये सब स्पेस बना देगा। सो W6 इज अ सब स्पेस। अब देखो W7, इसमें क्या है? px such that px equal to px square and p0 equal to 0। p0 equal to 0 है, इसका क्या मतलब है? कि कांस्टेंट टर्म 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल, अगर a नॉट 0 है तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए? ओनली जीरो वेक्टर, है ना? तो ये कौन सा स्पेस बनेगा? सिर्फ जीरो वेक्टर का बनेगा। जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W7, तो ओनली जीरो वेक्टर स्पेस, है ना? तो ये क्या बनेगा? जीरो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। सो W7 इज अ सब स्पेस, और इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ जीरो है। क्लियर? अब देखो W8 में क्या बोल रहा है? px सच डेट d ऑफ dx ऑफ px, यानी कि px का डेरिवेटिव किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन 0 to 1 pt dt के। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव किसी इंटीग्रेशन उसी पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन के इक्वल कैसे आएगा? अगर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ऑलवेज जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W8
एंड ओनली यही वेक्टर सिर्फ बिलोंग करेगा, ओनली 0 वेक्टर बिलोंग टू W8। तो W8 भी क्या हो जाएगा, W8 इज सब स्पेस, एंड कौन सा सब स्पेस है, ये 0 वेक्टर स्पेस का है, सब स्पेस है, सिर्फ 0 वेक्टर है इसमें, ठीक है। क्या है ये, डेरिवेटिव इक्वल टू इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो W9, इसमें क्या बोल रहा है, Px सच डेट P का डबल डेरिवेटिव करें प्लस 2P डैश एक्स प्लस 3Px इक्वल टू करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 0, और कोई पॉलिनोमियल नहीं बनेगा जिसका डबल डेरिवेटिव प्लस 2P dx प्लस 3Px करो तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर हम 0 का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 ही रहने वाला है, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 0 ही रहने वाला है, और Px अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 0 0, क्योंकि देखो ये एडिशन है ना, अगर ये कुछ पॉलिनोमियल हो, ये कुछ पॉलिनोमियल और ये कुछ पॉलिनोमियल हो, तीनों को ऐड करें तो क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर। तो 0 बिलोंग्स टू W9, तो ओनली 0 वेक्टर सेटिस्फाई, दिस इम्प्लाई W9 इज सब स्पेस, एंड कैसा सब स्पेस है वो, 0 सब स्पेस, 0 सब स्पेस, क्लियर। नेक्स्ट देखो W10, Px such that P0 equal to P dash 0 equal to P double dash 0 इक्वल टू 0। तो P0 इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म ए नॉट कैसा हो जाएगा, 0, कि ऐसे पॉलिनोमियल का सेट लेना है हमें जिसका कांस्टेंट टर्म 0 हो। तो चलो देखो लेके, अगर हम Px ले रहे हैं, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो हमें क्या बोल रहा है, P0 इक्वल टू 0, तो P0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर हम P डैश 0 करें तो ये क्या आ जाएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और क्या चाहिए हमें, P डैश 0 इक्वल टू 0। तो P डैश 0 इक्वल टू 0 होने के लिए क्या चाहिए, दिस इम्प्लाई c इक्वल टू 0, है ना। तो अभी तक हमारा a नॉट एंड c क्या हो गया, 0 हो गया। थर्ड कंडीशन क्या डाली है, p डबल डैश भी 0 चाहिए, p डबल डैश भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 6ax प्लस 2b इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाई, अगर देखो p डबल डैश 0 क्या चाहिए, 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6ax, x की जगह पे क्या पुट करो, 0 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2b इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई p इक्वल टू 0। तो b भी क्या आ गया, 0। तो e नॉट c और b सब क्या हो गए, 0। तो px क्या बचा, px बचा ax³, और कंडीशन क्या है, p0 इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसमें ले लें px इक्वल टू सम bx³, ये भी ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना, कि अगर हम bx³ का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3bx², ये भी p0 पे डबल डैश सब पे 0 हो रहा है, और एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6bx, तो ये भी 0 हो रहा है, क्लियर है। तो अगर हम इनका एडिशन करें तो क्या आ जाएगा, e प्लस बी x³, ये भी बिलोंग कर रहा है W10 से, और इसका हम कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा ax³, ये भी बिलोंग कर रहा है W10 से, और इसमें 0 वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है, 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W10। इसका मतलब क्या हो गया, W10 इज अ सब स्पेस, है ना। और इसमें कैसे पॉलिनोमियल है, ax³ टाइप के पॉलिनोमियल है, या फिर इससे ऊपर के
पावर वाले पॉलिनोमियल होंगे, लाइक ए एक्स क्यूब या फिर बी एक्स फोर एंड सो ऑन। 3 डिग्री से ऊपर के पावर वाले पॉलिनोमियल होंगे इस वाले सब स्पेस में। क्लियर है? और कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो ये क्या बन रहा है? सब स्पेस। नेक्स्ट देखो W11, पी एक्स को अगर हम ऐसे डिफाइन करें कि पी एक्स इक्वल टू P1 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आ गया? डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। और क्या कंडीशन है कि P0 इक्वल टू 0 है। क्या बोल रहा है? पी एक्स इसके इक्वल है P1 माइनस एक्स के, और डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है? लेस देन इक्वल टू 3 है। तो देखो P0 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया? A नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो इसमें पॉलिनोमियल कैसे हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स टाइप के, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3 का है डिग्री, है ना। और ये किसके इक्वल है? P ऑफ 1 माइनस एक्स के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A 1 माइनस एक्स का क्यूब प्लस B 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस C 1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? A माइनस ए एक्स क्यूब माइनस 3ax प्लस 3ax स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, ये आ जाएगा, प्लस सी माइनस सी एक्स, ये आएगा। तो अब देखो इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो। देखो एक्स क्यूब को रखने वाला कौन कौन सा टर्म है? माइनस ए। तो यहाँ से क्या आ गया? ए इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। स्क्वायर कौन कौन सा टर्म रख रहा है? 3a एंड b। तो यहाँ से क्या हो गया? b इक्वल टू 3a प्लस b, और x माइनस 3ax माइनस 2bx एंड माइनस cx। तो c इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3a माइनस 2b माइनस c। तो c इक्वल टू क्या है? माइनस 3a माइनस 2b एंड माइनस c। और देखो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे? a b एंड c। तो यहाँ से क्या आ गया? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ देखो क्या है? a इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई टू a इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई a इक्वल टू 0। जब a इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ से क्या आ गया? b प्लस c इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई b इक्वल टू माइनस c। या हम ये कह सकते हैं कि c इक्वल टू माइनस b। तो अगर हम इसे सब स्पेस बनाएंगे W इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर देखो a आ गया ना 0, और b क्या आया? b इक्वल टू माइनस सी आया, या c इक्वल टू माइनस बी आया। तो सब स्पेस क्या बनेगा? सब स्पेस बनेगा बी एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स, क्योंकि c किसके इक्वल था? यहाँ देखो ये जो c है ये किसके इक्वल आ गया? माइनस बी के इक्वल आया ना, c इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस बी एक्स, सच डेट b बिलोंग्स टू r। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड b बिलोंग्स टू r, और ये बिलोंग कर रहा है W11 से। और अगर इस पॉलिनोमियल में p2x ले लो कोई, c x स्क्वायर माइनस x, सच डेट c बिलोंग्स टू r बिलोंग्स टू W11। अगर हम इनका एडिशन करें तो क्या आ जाएगा? बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? b प्लस सी बिलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये बिलोंग कर जाएगा W11 से, क्योंकि ये कोई रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू r। क्लियर? एंड अगर इसमें हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें कि लेमडा b एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? लेमडा b
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी बिलोंग कर जाएगा W11 से। तो देखो वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बिलोंग कर गया ना W11 से। तो W11 इज अ सब स्पेस। क्लियर है? तो आज बस इतना ही करते हैं, कल हम लोग सब स्पेस ऑफ सीक्वेंस स्पेस के एग्जांपल्स देखेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।